हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जिसका जो टॉपिक का नाम है मूल अधिकार। इसको फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। मूल अधिकार व्यक्तियों के जो सबसे बेसिक यानी कि जो सबसे आधारभूत अधिकार हैं उसको मूल अधिकार कहते हैं, जो कि व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। ये जो मूल अधिकार है यह भारत के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और यह भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। और यह मूल होने के कारण ये बहुत ही बेसिक है, इस वजह से इसको बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इस वजह से इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे। और ये जो है ये न्यायोचित प्रकृति का है, यानी कि इसके उल्लंघन पे न्यायालय में जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसको सुरक्षा और रक्षा प्रदान करता है। मूल संविधान में जो जितने मूल अधिकार थे वो 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार जो था वो इस सूची से हटा के अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या जो संपत्ति का अधिकार था, याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1978 में जो हुआ था उसमें संपत्ति के अधिकार को इस सूची से हटा के अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। फिर अगला पॉइंट है इसकी विशेषता। ये जो है ये न्यायोचित प्रकृति का होता है। मूल अधिकार न्यायोचित प्रकृति का है, यानी कि इसके उल्लंघन पे सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त होते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे जो सरकारी संस्था है या फिर सरकारें हैं, अगर वह व्यक्तियों के मूल अधिकार को छीनने का प्रयास करते हैं तो जो हमारा न्यायालय है वह उसकी रक्षा करता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है। फिर अगला पॉइंट है अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इसको घटा या बढ़ा सकती है। इसको घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। और इसका फिर अगला पॉइंट है यह बस राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के समस्त मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। यानी कि अगर जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के जितने भी मूल अधिकार रहेंगे उनको कुछ टाइम के लिए निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। ये अनुच्छेद 352 में ऐसा कहा गया है। फिर अगला पॉइंट है मूल अधिकार यहाँ पे बताए गए हैं। तो मूल अधिकारों की संख्या जो है वह 6 मूल अधिकार हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। फिर अगला पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 23 से 24 तक किया गया है। फिर अगला पॉइंट है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। और जो लास्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से 30 तक इसका उल्लेख किया गया है। फिर अगला पॉइंट है यही मूल अधिकार के बारे में बताएगा जो मूल संविधान में था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य में जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो
नगर पालिका है, प्रधान, जितने भी ग्राम पंचायत वगैरह वो सब इसी में आ जाएंगे। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं जो नियम कानून बनाते हैं वो सब राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे। अनुच्छेद 13 में बताया गया है मूल अधिकार से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। मतलब ये है कि अगर मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून लाया जाता है या तो उनको कम करने के लिए कोई कानून लाया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुरक्षा और गारंटी प्रदान करती है, उसको निलंबित भी कर सकती है। फिर अगला है समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख 14 से 18 तक है, जिसमें पहला है अनुच्छेद 14। ये है विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी के साथ कोई जैसे पहले उपाधियाँ वगैरह दी जाती थी वो नहीं दिया जाएगा, यानी कि सभी कानून के समक्ष समान होंगे, चाहे कोई राष्ट्रपति हो चाहे कोई नागरिक हो, वो सभी कानून संविधान के लिए एक समान हैं। फिर अगला पॉइंट है अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। इसमें यह है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पे कोई भी इंसान किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा और अगर करता है तो उसको दंड दिया जा सकेगा। फिर अगला पॉइंट है अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद 16 है। ये अनुच्छेद 16 है। इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब जो सरकारी संस्थाएं हैं, कोई भी सरकारी भर्ती करती है तो उसमें सभी को अवसर की समानता प्राप्त होगी अपनी योग्यता के अनुसार। फिर अगला पॉइंट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ जो भेदभाव होता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग होता है और उनके साथ छुआछूत जो मतलब व्यवहार किया जाता है, उसको यह सुरक्षा प्रदान करता है। SC ST वर्ग को यह सुरक्षा प्रदान करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है किसी भी प्रकार का। अगला है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत सरकार सेना और विद्या संबंधी उपाधि, सेना और विद्या, सरकार सेना और विद्या संबंधी उपाधि के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करती है। फिर अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 से 21 तक इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये यहाँ पे गलत है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, जिसमें व्यक्ति को अपना विचार व्यक्त करने का किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कोई लेख के माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। फिर अगला है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको उस समय में जितना, जैसे मान लीजिए कोई एक चोरी किया, उसके लिए 1 साल का सज़ा है तो उसको 1 साल का ही सज़ा दिया जा सकेगा, इससे ज़्यादा का सज़ा नहीं दिया जाएगा। और उसको एक ही अपराध के लिए 2 सज़ा नहीं दिया जाएगा। और किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 20 के तहत है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है यहाँ पे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर है। और फिर इसमें यह है किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही उसके प्राणों से, उसके जीवन से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। फिर अगला पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में ये है अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। इसको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसमें यह है कि 14 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है सभी बच्चों को। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को यह प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि कक्षा 1 से लेके 8 तक। फिर अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 23 से 24 तक किया गया है, जिसमें 23 है मानव के बलात्कार और दुर्व्यापार का प्रतिषेध, यानी कि कोई व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता,
किसी भी काम में लगाया नहीं जा सकता। मतलब ये है कि उनसे बेगार नहीं करवाया जा सकता। उनको मजदूरी अगर करवा रहा है तो उस पर उनको मजदूरी दिया जाएगा। फिर अगला पॉइंट अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें ये है कि बालकों को उनको एक टाइप से सुरक्षा प्रदान किया गया है। जैसे पहले बहुत सारे बच्चों का शोषण होता था, उनको कारखानों में ले जाके लगा दिया जाता था और उसके लिए तो इस वजह से उनको सुरक्षा प्रदान किया गया है। फिर अगला पॉइंट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। यहाँ पे अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। मतलब यह कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसमें जो नियम कानून दिए गए हैं उसको भी वो अपना सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है, लेकिन इसमें जबरन धर्मांतरण शामिल नहीं है। फिर अगला है अनुच्छेद 26, इसमें है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी कि अगर जैसे हिंदू में बहुत सारे कर्म कांड होते हैं, मुस्लिमों में बहुत सारे उनके रीति रिवाज होते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे स्वतंत्रता प्रदान किया गया है कि वह व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपने कार्य को कर सकता है, अपने धार्मिक कार्यों को कर सकता है। फिर अगला है अनुच्छेद 27, किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब ये कि अगर सरकार कोई कर लगाती है जिससे किसी धर्म को बढ़ावा देती है, तो फिर कोई व्यक्ति उस कर देने से मना कर सकता है। ये अनुच्छेद 27 में ये बात कही गई है। फिर अगला है अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मतलब ये है कि अगर किसी शैक्षिक संस्थान है जिसमें कुछ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, उसमें कोई व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार शामिल भी हो सकता है और नहीं भी शामिल हो सकता है। ये अनुच्छेद 28 में बताया गया है। फिर अगला है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये अनुच्छेद 29 से 30 तक इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यह अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति जो भी है वो सब। और फिर अगला पॉइंट है अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग है जो शिक्षा संस्थान स्थापित करना चाहता है और वह उसका प्रशासन भी कर सकता है। जैसे वह प्रिंसिपल बन सकता है, टीचर बन सकता है, प्रबंधक बन सकता है, मैनेजर वहाँ का वो बन सकता है, और उसको कैसे किस टाइप से मैनेज करना है वो अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 30 के तहत। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे ये अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन पर संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को किसी व्यक्ति या फिर संस्थान द्वारा उल्लंघित किया जाता है या फिर छीना जाता है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद यहाँ पे आर्टिकल 32, यहाँ पे अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अब अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे जाया जा सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है, जिसको अगर वह मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो उसको संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। फिर अगला पॉइंट है, तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।